हेलो फ्रेंड। आज दक्षिण भारत के भी इतिहास के क्रम में हम चोल वंश के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने अभी तक पल्लव वंश के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है। पल्लव वंश के बाद चाहे वातापी के चालुक्य हों, वेगी के चालुक्य हों, या फिर कल्याणी के चालुक्य हों, या फिर चोल वंश हो जो हमने संगम काल में देखा था। एक्चुअली में हुआ क्या था, संगम काल में हमने 3 वंश उसको देखा, पल्लव वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। चोल वंश क्या हुआ, इसका पतन पूरी तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक संगम काल था। जब 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक संगम काल था, इसके बाद वहाँ पे हमको चोल देखने को मिले, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, करिकाल थे। इसके बाद इन चोलों का हुआ क्या कि ये चोल के जो शासक थे या प्रशासक थे, ये पल्लव के सामंत बन गए, आपके चालुक्यों के सामंत बन गए। लास्ट में फिर ये लगभग 900 ईस्वी से लेके और 1300 ईस्वी तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पहले प्रश्न ऐसे आएगा, संगम काल में जो चोल वंश थे उसके संस्थापक का नाम, या फिर संगम काल का जो टाइम पीरियड रहा है 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक, वहाँ से पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा चोल के संस्थापक कौन, क्योंकि चोल के 2 संस्थापक हैं। पहले तो करिकाल हम जानते थे, आज हम विजयालय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो दोनों की राजधानियाँ भी अलग अलग रहेंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये तमिलनाडु का, मैंने जब चोल साम्राज्य बताया तब बताया था कि जो पल्लव हैं वो भी उत्तरी तरफ हैं तमिलनाडु के, और चोल जो हैं दक्षिणी तरफ हैं तमिलनाडु के, है ना। तो हमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमें चोल वंश के बारे में अच्छे से, क्योंकि अभी तक हम जितने भी वंश पढ़े हैं, चाहे वह पल्लव हो, पांड्य हो, चोल हो, या फिर कल्याणी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य हों, राष्ट्रकूट हों, या फिर वातापी के, कोई भी, मतलब जितने भी वंश दक्षिण भारत के अभी हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, अभी हम क्रम से पढ़ रहे थे, उनमें से अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है चोल वंश, जो 8वीं शताब्दी या 8 या 9वीं शताब्दी से लेके, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी डेट जो है किसी भी काल की क्लियर नहीं, किसी बुक में 8वीं शताब्दी से दिया हुआ, किसी बुक में 9वीं शताब्दी से, तो अपने दिमाग में एक सेट कर लेंगे कि किस शताब्दी से, लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक, ठीक है। कौन, चोल वंश था। इसने अपना साम्राज्य का विस्तार, बहुत ही बड़ा साम्राज्य किया, यहाँ तक बंगाल तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हालांकि जो चोल साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था, और उसे अगर मैं बताना चाहूँ तो 2-3 पार्ट उसके वीडियो के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, और एक बेसिक चीज़ जो है, और ये परीक्षा में पूछे गए जो सभी बिंदु हैं उनको लिखा गया है यहाँ पे, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में भी यहीं से, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, हम किन किन चीज़ों को लेके चलेंगे, हम सिर्फ उन चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चोल वंश था वो किस क्षेत्र में था, तमिलनाडु के क्षेत्र में था, ठीक है। इसको याद रखें, क्योंकि स्थान, हमें भौगोलिक स्थिति सभी वंशों की याद रहनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हम किसी मैप में उसे देखें और उसे समझें। जब तक भौगोलिक स्थिति मालूम नहीं होगी, पल्लव वंश कहाँ था, पल्लव की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, चोल वंश कहाँ पे स्थित था। जैसे चेर की बात करूँ, यहाँ पे चेर मैंने बताया था, याद है आप लोगों को, तो आप याद है, या फिर नहीं याद है तो आप जो पिछला वीडियो है मेरा वो देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे चेर था, केरल के स्थान पे, है ना। तो जहाँ पे भी भौगोलिक स्थिति के आधार पे जहाँ पे जिस वंश को रखा गया है उसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट हमने कल पढ़ा था। राष्ट्रकूट के बाद हमने देखा कि कैसे कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ, फिर इनका भी पतन हो जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो हमको फिर चोल वंश मिलता है, जो लगभग 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तार किया, ये यहाँ तक देखेंगे आप, बंगाल तक, और यहाँ श्रीलंका तक, ठीक है ना। श्रीलंका यहाँ पे है, तो श्रीलंका से लेके और बंगाल तक, बताइए, सोचिए कितना ज़्यादा विस्तार इसने अपने साम्राज्य का किया। तो कहीं ना कहीं ये, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले इसके संस्थापक का नाम यदि याद है तो विजयालय थे। संगम काल के जो चोल के संस्थापक थे वह कौन थे, करिकाल थे। लेकिन यहाँ पे हम 8वीं शताब्दी के बाद वाले चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, जो पल्लवों के अधीनस्थ हो गए थे, सामंत बन गए थे, फिर से ये उभर के सामने आए, ठीक है। सबसे पहले संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वे विजयालय थे, और इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तो तंजौर भी कभी कभी आ जाता है या तंजावुर भी आ जाता है, तो हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है।
इसके बाद क्या है यहाँ पे, पल्लवों के पतन के पश्चात, मैंने बताया था कि जैसे पल्लवों का पतन हुआ उसके पश्चात चौल वंश का उदय होता है। ठीक है, तो पल्लवों के सामंत थे ये चौल, इसके बाद हुआ क्या, सामंत थे और धीरे धीरे करके इन्होंने पल्लवों का, जब भाई कोई भी मतलब वंश या राजा होता है तो कुछ प्रतापी राजा होते हैं, फिर कुछ ऐसे राजा होते हैं जो थोड़ा बहुत शक्तिशाली कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उनको मौका मिला, किनको, चौल साम्राज्य के या फिर विजयालय को, तो उन्होंने पल्लवों को परास्त करके या पराजित करके और अपना विस्तार किया और एक चौल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है ना, तो पल्लवों को पराजित करने के बाद जो तमिल क्षेत्र में था, ठीक है ना, तमिल क्षेत्र की बात मैं करूँ, तमिलनाडु, ठीक है ना, पल्लव भी आप देखेंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी भाग में है। आप फिर से रिपीट करके मैं बोल रहा हूँ कि आप पेज पलट के देखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फिर से देखिए। तो पल्लव कहाँ थे, जो इस मैप में ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो तमिलनाडु के उत्तरी भाग में पल्लव थे और दक्षिणी भाग में आपके चौल थे। लेकिन यहाँ पे संगम काल में क्या हुआ था, संगम काल में ये हुआ था कि ये चोलों का पतन हो गया था और जो कुछ भी जो चौल के वंश थे वे पल्लवों के अधीन हो गए थे या सामंत के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर इनके उस समय के बाद ये उभर के सामने नहीं आते हैं, सीधे 8वीं या 9वीं शताब्दी में फिर से ये उभर के आते हैं सामने। ठीक है, तो ये विजयालय जो थे, विजयालय चौल वंश के एक प्रमुख शासक थे। इन्होंने क्या किया, चौल वंश की स्थापना की और स्थापना करने के बाद इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर के नाम से कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसको उन्होंने, मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया है इस कारण से, इस तंजौर और तंजावुर जो है इसको राजधानी बना दी। और ये तंजावुर कहाँ मिलेगा, तंजौर कहाँ मिलेगा, आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो हमें स्थान पर्टिकुलर याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तमिल क्षेत्र में चौल वंश की स्थापना की। तो अगर आता है कि चौल वंश की स्थापना किसने की, और अगर शताब्दी की बात करते हैं अपन, ये 100 ईस्वी से लेकर अगर 300 ईस्वी तक के पहले बीच में अगर पूछा जाता है तो आप करिकल के बारे में लगा देंगे। ठीक है, करिकल आपको याद होगा। और अगर 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के बीचों बीच अगर पूछा जाता है कि चौल वंश की स्थापना किसने की, तो आपको विजयालय। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी, अगर आपको टाइम पीरियड नहीं दिया जाता तो आपको किसी में विजयालय दिया जाएगा तो किसी में करिकल दिया जाएगा। इस तरह से कंफ्यूज आप बिल्कुल मत हों। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम संगम काल में चौल वंश को पढ़े थे, क्या आप फिर से चौल वंश को पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि चौल वंश का पूर्णतः पतन नहीं हो पाया था। ठीक है, और फिर से यह उभर के सामने आया और अपने साम्राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि यहाँ आप देखेंगे श्रीलंका से लेकर श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है इसको भी जीता गया और यहाँ पे बंगाल का एक शासक, पाल शासक था, उसको भी। ठीक है, तो आप आगे चल के देखते हैं। ठीक, आगे चल के तो पल्लवों के पतन के पश्चात आपको बिल्कुल याद रहेगा कि पल्लव भी उत्तरी भाग में थे तमिलनाडु के और चोल कहाँ पे थे, दक्षिणी भाग में थे। तो पल्लवों को पराजित करने के बाद चौल वंश की स्थापना हुई और चौल वंश की स्थापना किस शासक ने की, तो आप यहाँ देखिए विजयालय, आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, विजयालय ने की। इसके बाद इसके कुछ प्रमुख शासक मैं लिखे, बहुत सारे शासक थे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनको मैं नोट डाउन किया, बहुत सारे शासक हैं। इस जो चौल वंश है इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि है क्या कि इसमें इतने सारे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इतने सारे इसमें शासक रहे, प्रमुख शासक रहे, कुछ प्रतापी राजा रहे, कुछ वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ ना कुछ काम किया अपना और उस काम को लेके प्रश्न पूछे, कहीं मंदिर बनवा दिए, कहीं नहर बनवा दिए, कुछ ना कुछ उन्होंने काम करवाया। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। तो आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राजराज प्रथम। इसके बाद राजेंद्र प्रथम, इनको भी जानेंगे, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग सेकंड, कुलोतुंग तृतीय या थर्ड। इसके बाद विक्रम और राजराज सेकंड। ठीक है, इतने सारे हमको शासकों को देखना है। हालांकि मैंने पूरे के बारे में तो नहीं लिखा है पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसको मैंने लिख के रखा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य प्रथम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो आदित्य प्रथम सबसे पहले मैंने लिख दिया है, ये आदित्य प्रथम किस वंश के थे, चौल वंश के थे। ठीक है, तो चौल वंश के थे। इन्होंने चोलों को स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, मतलब जो चौलों का राज्य था उसको स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। बिल्कुल, मतलब साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने सभी जो नागरिक थे या आम नागरिक थे उन्हें स्वतंत्र रूप से एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया और साम्राज्य का विस्तार करने लगे। ठीक है, तो स्थापित किया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, पल्लवों पर विजय के उपरांत कोदंड राम की उपाधि धारण की।
तो कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने धारण की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पल्लवों को, अभी देखिए यहाँ पे आप मैप में आइए, यहाँ पे पल्लव, ये पल्लव हैं, ठीक है ना। तो जो ये पल्लव हैं इनको पराजित कर रहे थे वो, ठीक है ना। कहीं पल्लव को पराजित करेंगे, फिर कहीं चालुक्यों को पराजित करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पांड्य को पराजित करेंगे। ये लोग काफ़ी हद तक, मैंने बताया भी था कि जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं वो आपसी संघर्ष चलता रहता था उनका, चाहे वो धार्मिक क्षेत्रों को लेके हो, चाहे साम्राज्य विस्तार के लिए हो, आपसी संघर्ष कंटिन्यूसली चल रहा था। कहीं किसी साम्राज्य का पतन हो जाता था तो कहीं किसी साम्राज्य का उदय हो जाता था। इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहता था। तो हमें क्या है, पर्टिकुलर एक क्रम से पढ़ना है और क्रम से पढ़ते पढ़ते इस तरह से पढ़ लेना है ताकि हमें वह याद रहे और भूले ना। तो हमने बताया कि जो आदित्य प्रथम थे उन्होंने किसको पराजित किया? पल्लवों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने एक उपाधि धारण की, कोदंडराम की उपाधि धारण की। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोदंडराम की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो आप कह सकते हैं आदित्य प्रथम ने धारण की। और आदित्य प्रथम किस वंश के थे? तो चौल वंश के थे। हमें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखने हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद परांतक के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये दूसरे नंबर पर मैंने परांतक प्रथम का नाम लिखा है। तो परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य जीतकर मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। मदुरै कौंड क्यों लिखा? मदुरै याद है आप लोगों को? मदुरै अगर याद हो तो मैंने बताया था कि पांड्यों की राजधानी मदुरै है, अगर आपको याद हो। देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलेगी। तो परांतक प्रथम ने क्या किया? पांड्य राज्य जीता, ठीक है। पांड्यों का भी राज्य था, मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे कि चौल, पांड्य और चेर तीनों राज्यों को मैंने संगम काल में बताया था। ना बताया हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो परांतक प्रथम ने क्या किया? पांड्य राजाओं को जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि। तो ये मदुरै कोंड जो लिखा हुआ है ये मदुरै, क्योंकि पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। तो इसलिए उन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए। तो हमें दो प्रश्न यहाँ पे अच्छे महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले आदित्य प्रथम जो है, आदित्य प्रथम ने क्या किया? पल्लवों को पराजित किया और पल्लवों को पराजित करने के बाद कोदंडराम की उपाधि धारण कर ली जो चौल वंश के थे। इसके बाद हमारे जो परांतक प्रथम थे उन्होंने पांड्य राजाओं को पराजित किया और पांड्य राजाओं को पराजित करने के बाद क्या? मदुरै कौंड की उपाधि। क्यों? मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। तो हमें थोड़ा बेसिक चीज़ें, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका आपको पांड्य, चेर, चौल, इसके बारे में तो मैंने पहले भी बताया था। तो हमें रिवीजन करना है उसका। और इसको देखिए बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, कुछ भी आपको भूलने वाला नहीं, क्योंकि आदित्य प्रथम ने किसको पराजित किया था? बिल्कुल आप याद करके बिल्कुल रख सकते हैं अपने दिमाग में कि किसको? पल्लवों को पराजित कर दिए थे, ठीक है ना। तो आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित किया और आपके जो परांतक प्रथम थे उन्होंने पांड्य राजाओं को पराजित किया, ठीक है। और पांड्य की जो राजधानी थी वह क्या थी? मदुरै थी। देखे होंगे आप सभा का जो आयोजन हुआ था, संगम सभा का आयोजन हुआ था, वो ज़्यादातर मैक्सिमम मदुरै में, ठीक है। याद करिए आप अगर आपको याद हुआ। इसके बाद हम देखते हैं राजराज प्रथम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ तीसरे नंबर पर मैंने राजराज प्रथम के बारे में लिख दिया। तो जो राजराज प्रथम थे वो चौल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक था। आखिर क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे चल के आप देखेंगे क्यों महान। तंजौर में इन्होंने बृहदेश्वर मतलब राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए नाम से भी थोड़ा थोड़ा क्लियर, राजराज प्रथम राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ करवाए थे? तंजौर में करवाए थे। तंजौर क्या थी? विजयालय की, उसकी आपके चौल वंश की राजधानी थी, ठीक है ना। तो तंजौर में किसका कौन सा मंदिर था? राजराजेश्वर। तो राजराजेश्वर राजराज प्रथम, ठीक है ना। तो राजराज प्रथम ने सबसे पहला काम क्या कराया कि तंजौर में जो चौल वंश की राजधानी थी वहाँ पे एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और यह शिव मंदिर था क्योंकि वे शैव धर्म के उपासक थे, ठीक है ना, शैव धर्म मानते थे। हालांकि चौल शासक जो थे वो शैव धर्म भी मानते थे, बौद्ध धर्म भी मानते थे, जैन धर्म भी मानते थे, लेकिन ये शैव धर्म मानने के कारण इन्होंने क्या किया? एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जो तंजौर में था, ठीक है। इसको याद रहेगा राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। कहाँ? तंजौर में। और तंजौर क्या है? चौल वंश की राजधानी है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि जो राजराज प्रथम थे इन्होंने ही श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। देखिए मैंने बताया था कि श्रीलंका से लेकर बंगाल तक इनका
साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये श्रीलंका के उत्तरी भाग, मतलब श्रीलंका का उत्तरी भाग मतलब ऊपर वाला, क्योंकि ये दक्षिणी हो जाएगा, ये उत्तरी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो ऊपर वाला भाग, श्रीलंका का ऊपरी वाला भाग हिस्सा किसने जीता था? राजराज प्रथम ने। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि श्रीलंका के शासक महीम पंचम, इसको याद रखेंगे, महीम पंचम, ये श्रीलंका के उस टाइम के शासक थे, महीम पंचम, उनको पराजित किया और श्रीलंका के कुछ भाग को, मतलब पूरा भाग तो नहीं कह सकते, पर श्रीलंका के उत्तरी वाला भाग जो है इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? राजराज प्रथम ने। तो हमें बेसिक चीज़ें बिल्कुल आराम से, दिमाग में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मूवी देख सकते हैं अच्छी सी, ठीक है। और ठीक है, आप इसके बाद देखते हैं कि महीम पंचम जो थे वो कहाँ के शासक थे? श्रीलंका के शासक थे। उनको पराजित किसने किया? तो राजराज प्रथम। इनसे सिर्फ दो चीज़ें या तीन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग में इन्होंने, उनका जो भाग था उत्तरी भाग, उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए तमिलनाडु में इनका मेन बेसिक जो इनका साम्राज्य तमिलनाडु में था, और तमिलनाडु से नीचे आप देखिए यहाँ पे श्रीलंका था, श्रीलंका का उत्तरी भाग इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो साम्राज्य को विस्तार किया, आखिर साम्राज्य का विस्तार हुआ ना। तो महीम जो पंचम थे, इनको पराजित करके और श्रीलंका में अधिकार स्थापित किया। तो इस चीज़ को भी याद रखें, कौन? राजराज प्रथम। इन्होंने ही राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कहाँ था? तंजौर में था। तंजौर क्या है? आपके चोल वंश की राजधानी। फिर आप देखते हैं कि राजराज प्रथम ने ही वेगी के चालुक्य, ये हैं देखिए वेगी के चालुक्य पांड्यों को भी पराजित किया था। ठीक है ना। और देखिए जब वेगी के चालुक्यों को पराजित करेंगे तो उनका साम्राज्य यहाँ तक आ जाएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और श्रीलंका तक तो है ही। तो वेगी के चालुक्य और पांड्यों को भी पराजित कर दिए थे। ठीक है, तो राजराज प्रथम ने। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम, ठीक है, इसने काफ़ी अपने साम्राज्य को विस्तार किया साम्राज्य का, और इसने एक मंदिर का भी निर्माण कराया, श्रीलंका पर विजय भी प्राप्त की, आपके वेगी के चालुक्यों को भी पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ से उसने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रीलंका से लेके अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी हम बंगाल तक पहुँचेंगे, धीरे धीरे करके हम बंगाल तक पहुँचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रथम। देखिए यहाँ पे भी राजेंद्र प्रथम का नाम लिखा हुआ है, ये तीसरे नंबर पे राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम भी प्रतापी शासक थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रशासक थे, और इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसने क्या किया कि पाल शासक महिपाल, देखिए पाल शासक कहाँ? बंगाल के शासक थे। ये बंगाल है आपका मैप में, बंगाल के एक शासक थे पाल वंश। ठीक है, तो पाल वंश के जो शासक थे, क्या नाम था उनका? महिपाल। अभी हम पाल वंश भी पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप महिपाल का नाम सुनेंगे वहाँ पे, तब आपको याद रहेगा इस महिपाल के बारे में। तो पाल वंश के जो प्रमुख शासक थे महिपाल, उसको किसने पराजित किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था। देखिए अब आपका श्रीलंका से लेके और आपके बंगाल तक का जो एक साम्राज्य था वह चोल साम्राज्य कहलाता था। तो आखिर हुआ ना बहुत बड़ा साम्राज्य ये। तो यहाँ से देखिए गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको याद है, ठीक है ना। तो जब राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक या पाल वंश के शासक महिपाल को हराया, तो महिपाल को हराने के बाद गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण कर ली। तो गंगेकोंड चोल की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने। तो गंगेकोंड चोल मतलब देखिए वहाँ पे गंगा नदी, देखिए मैंने बताया था गंगा नदी, तो वहाँ पे गंगे से आप गंगा नदी को याद रख सकते हैं कि गंगा नदी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगेकोंड चोल की उपाधि क्यों धारण की? क्योंकि गंगा का कुछ जो एक दायरा सीमा थी, है ना, गंगा का जो स्थान था जहाँ से गंगा नदी बहती थी, उस स्थान को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए, ठीक है, उसने, क्योंकि जितने भी राजा थे किसी भी साम्राज्य को अगर वो जीतते थे, किसी भी शासक को वो हराते थे, पराजित करते थे, तो अपने आप में एक वो उपाधि धारण करते थे। ठीक है ना। तो गंगेकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। क्यों धारण की? क्योंकि जो
बंगाल का एक प्रशासक था या शासक था पाल वंश का, महिपाल, उसको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया। राजेंद्र प्रथम किस वंश के थे? चौल वंश के थे। महिपाल किस वंश के थे? पाल वंश के थे। महिपाल कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। तो इस तरह से हमें हर एक चीज़ को याद करते चलना है, ठीक है ना। तो हराने के बाद क्या हुआ? उन्होंने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण कर ली। अब गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की तो उसी स्थान पर एक नगर बसाई। किसने? राजेंद्र प्रथम ने एक उसी स्थान पे, किस स्थान पे? बंगाल के क्षेत्र में एक नगर बसाया। भाई हमारा वो साम्राज्य हो गया, हम एक नगर बसा देते हैं। तो नगर बसाया जिसे गंगेकोट चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। तो गंगेकोट चोलपुरम के नाम से एक नगर बसाया और उसी नगर को अपनी राजधानी बना दी। तो अभी तक राजधानी तंजौर थी और फिर इसके बाद राजधानी चेंज हो जाएगी और राजधानी क्या हो जाएगी? गंगेकोट चोलपुरम, ठीक है ना। इसके बाद इतनी चीज़ें याद हो गई। गंगा जी के, देखिए यहाँ से गंगा नदी का यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल खाड़ी में तो गंगा का जो क्षेत्र था उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम चौल वंश का शासक, एक प्रतापी शासक था। और हराने के बाद जो पाल वंश के महिपाल राजा थे उनको हराने के बाद गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की। गंगेकोट चोलपुरम जो एक स्थान नगर बसाया और उसी नगर को अपनी राजधानी बना दी। और उसी जगह पर एक चोल गंगम नाम का तालाब बनवा दिया और वही गंगा का पानी उस तालाब में भरवा दिया गया। तो इनसे ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कि चोल गंगम नामक जो तालाब है उसका निर्माण किस शासक ने कराया? तो आप कह सकते हैं राजेंद्र प्रथम ने कराया, जो चौल वंश का था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चोल से तो आपको चौल वंश याद ही रहेगा, हर जगह चोल लिखा हुआ है। गंगम लिखा हुआ है या गंगे लिखा हुआ है तो आपको भी याद रहेगा गंगा नदी से संबंधित है। तो हो सकता है बंगाल का जो शासक था पाल वंश का महिपाल, उससे संबंधित हो। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ एक दूसरे से जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम शासक जो थे चौल वंश के, वो राजेंद्र तृतीय थे। राजेंद्र तृतीय थे, ठीक है। तो हमें बस थोड़ा थोड़ा जानकारी अपने दिमाग में बैठाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने नोट डाउन किए हैं। तो जो चौल वंश में नटराज की मूर्ति का जो निर्माण हुआ वह चौल वंश में हुआ। एक्चुअली में नटराज की जो मूर्ति है वो भगवान शिव की नृत्य करती हुई एक मूर्ति है। आपने देखा होगा नटराज का स्वरूप भगवान शिव का। तो जो मूर्ति का जो एक मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, नटराज मूर्ति की जो शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर वहाँ के लोगों ने ऐसी कल्पना की और कल्पना करने के बाद एक नटराज मूर्ति का निर्माण किया और वह मूर्ति कांसे की थी, ठीक है ना, कांसे की थी। तो शिव के नृत्य करने की जो मूर्ति थी नटराज मूर्ति, उसका भी जो एक शुरुआत हुई वो आपके चौल वंश में हुई। तो इसको भी याद रखना कि चौल वंश में ही नटराज मूर्ति का जो विकास हुआ या उसका निर्माण हुआ और कांसे की यह मूर्ति थी। इसके बाद देखते हैं कुछ स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो महत्वपूर्ण एक ही बिंदु इसमें सबसे ज़्यादा है स्थानीय स्वशासन, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो चौल वंश में देखने को मिला। अभी तक हमको किसी भी वंश में स्थानीय स्वशासन देखने को नहीं मिला। इसी वंश में सबसे पहले शुरुआत हुई और उस स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन जो होता था वह नगर के जो कुछ लोग होते थे, गांव के जो कुछ लोग होते थे, उनके बीच में एक समिति का गठन होता था और उस समिति के आधार पे उसी समिति को अपने गांव या शहर के जो क्षेत्र होते थे उनसे वह काम जो चाहे वह तालाब का काम मेरा गला ख़राब हो गया है, चाहे वह कोई तालाब का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो या फिर कोई ऐसा काम हो जो एक समाज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वह गांव के ही लोग या कुछ ऐसे लोग रहते थे जो आम नागरिक होते थे, कुछ ऐसे लोग जो वरिष्ठ लोग होते थे या ब्राह्मण लोग होते थे, तो उनको दो समितियों में बांट दिया जाता था। और यही स्थानीय स्वशासन इस चौल वंश का एक प्रमुख बिंदु है जिसे हमें याद रखना कि अगर स्थानीय स्वशासन की अगर बात आती है तो सबसे पहले चौल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन था उसमें कुछ समितियों का निर्माण होता था और इस समिति में दो प्रकार की समितियाँ उभर के सामने आती थी। तो जो पहली समिति है उसे उर कहते थे और दूसरी समिति जो है उसे सभा के नाम से जाना जाता था। तो पहली समिति जो उर होती थी उसमें कुछ गाँव के जो आम नागरिक रहते थे उसकी सभा रहती थी या समिति रहती थी, और दूसरी जो सभा होती थी उसमें कुछ गाँव के वरिष्ठ नागरिक और कुछ ब्राह्मणों को रखा जाता था। और मैंने बताया कि कुछ भी काम होता था, चाहे ग्रामीण से लेके और शहरों तक कोई भी काम, चाहे तालाब का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो या फिर कुछ ऐसे मंदिरों का निर्माण हो, जो भी निर्माण होता था वो इन्हीं समितियों के द्वारा किया जाता था। इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, नगरम, क्योंकि ये मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पिछली बार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि चौल वंश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी चौल वंश का जो साम्राज्य था वह सबसे ज़्यादा विस्तार में देखने को मिलता है। अगर दक्षिण भारत के इतिहास क्रम में हम देखते हैं, किसी भी साम्राज्य को उठा के पढ़ते हैं, देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा उस साम्राज्य का जो विस्तार होता है वह चौल वंश में होता है। तो चौल साम्राज्य ज़्यादा विस्तार में रहेगा तो उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके प्रशासन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके आर्थिक स्थिति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी सामाजिक दृष्टिकोण से, भाई कौन से समाज में किस प्रकार के वर्ण रहते थे, कैसा क्या है ना, हर चीज़ पूछी जाती थी। तो मैंने आज जो है कुछ नोट डाउन करके रखा है जो प्रश्न पूछे जाते थे। तो जो व्यापारियों की सभा होती थी उसे नगरम कहा जाता था, और जो टैक्स लिया जाता था वह 1/3 लिया जाता था। तो चौल वंश में जो टैक्स की जो राशि जो एकत्र की जाती थी वह 1/3। ठीक है, ये इसमें व्यापार भी होता था और प्रमुख एक जो इसका उद्योग था वह व्यापार ही था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल के कि कावेरी पट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह था। ये भी एक प्रश्न आपको याद रखना है कि जो कावेरी पट्टनम था वह चौल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो हमें और एक चीज़, और आपने मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में देखा होगा कि मैंने जब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी, तो प्रशासनिक व्यवस्था में मैंने बताया था कि कुछ जो प्रांत होते हैं, कुछ विषय होते हैं, इस तरह से जैसे आज देश है, फिर प्रदेश है, फिर जिला होता है, फिर तहसील होती है, फिर गांव होता है, सबसे छोटी इकाई ग्रामिक कहलाती। इस तरह से इसका भी एक प्रशासन के बारे में कुछ कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि सबसे मेन अब प्रांत होता है। ठीक है ना, प्रांत आप देखेंगे चौल साम्राज्य का जो प्रांत होता है उसे मंडलम कहा जाता था। ठीक है ना, जो प्रांत होता है चौल साम्राज्य का उसे मंडलम के नाम से जाना जाता था, और मंडलम को कई कोट्टनम में विभक्त किया जाता था, कई कोट्टनम को नाडु में विभक्त किया जाता था, और नाडुओं को कुर्रमों में विभाजित किया जाता था। तो हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। हालांकि इसका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा ताकि चौल वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा कर सकें। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा एक दिमाग में इन चीज़ों को रख लेना है कि जो प्रांत है उसे मंडलम के नाम से जाना जाता था, और मंडलम जब आगे चल के नीचे की ओर आता था तो वह कोट्टनम के नाम से कई समूह बांट दिए जाते थे। फिर कोट्टनम के बाद नाडु, और नाडु के बाद आपका कुर्रम कहलाता था। ठीक है ना, जो कुर्रम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता था। तो हमें बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। हालांकि यह जो चौल वंश है काफ़ी टफ है, लेकिन हमें याद करना है और याद हो भी जाएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। और चौल वंश की हो सकता है तो मैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और अच्छे से डिटेल से आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका चौल साम्राज्य। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसका रिवीजन करिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर किन बिंदुओं को मैंने नोट डाउन नहीं कराया है। हो सकता है कुछ ऐसे बिंदु हो जो मैंने नोट डाउन नहीं किया है। और इसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।